आरक्षण पर आपका स्टैंड बिल्कुल बिखरा हुआ है पूरी भाजपा का। आज भाजपा निश्चित तौर पर मजबूत है बिहार में, उसके पास रणनीतियां हैं। इस देश में 60 से 70% वोट बैंक ओबीसी का है। वो जानते हैं कि अपर कास्ट मुसलमानों को भाजपा टारगेट करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। गेम बड़ा है शो में हम बात करते हैं पर्दे के पीछे रणनीतियों की, पर्दे के पीछे जो राजनीतिक खेल होता है उसके बारे में। हम यहाँ पर सियासी हलकों में जो चर्चा रहता है उस पर बात नहीं करते हैं। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा हैं। आपको बता दें कि इस वक्त 2-3 ऐसे बयान हैं जिनका जिक्र होगा कि आखिर इस बयान के मतलब क्या है सियासी अर्थों में। अशोक चौधरी का पहला बयान है जहां वो कहते हैं कि 90% मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड हैं, और ये कहीं ना कहीं ये बयान बीजेपी के नेता से मिलता है। प्रेम रंजन पटेल हैं जिनके बारे में खबर है कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हालांकि तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ओवैसी का एक बयान आया जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम तेजस्वी यादव और नीतीश दोनों को उनकी हैसियत बता देंगे। इन 3 बयानों के तले हम इसके जो पर्दे के पीछे की पूरी रणनीति हम समझेंगे नमन मिश्रा सर से। क्या है सर पर्दे के पीछे की? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को भी ये बता दूं कि हिमांशु हमारे साथ वापस आए हैं, और हिमांशु हमारे पुराने कंपाउंडरों में से एक है, और एक गुरु के लिए इससे बड़ा कोई खुशी का बात नहीं हो सकता है कि उसके समानांतर बैठकर विश्लेषण में उसके शिष्य बैठे। 2020 के समय में आप हमारी टीम से जुड़े थे जी। और हमने दिन में 2-3 पंचनामा किया करते थे हम लगातार, और आज भी उन पंचनामा की खबरों पर जब टाइमलाइन पर आता है हमारे 1 साल पुराना, तो निश्चित तौर पर आज के नेताओं का जो दिमाग है वो घूम जाता है कि ऐसे 1 साल पहले आपने कैसे कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे। ये सारी बातें आपको याद होगा, हम ही ने कही थी, आप और हम बैठे थे और हमने ये विश्लेषण करके बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं मिलाएंगे और वो भागेंगे, और आज देखिए कहीं ना कहीं वो भाग गए हैं। तो ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि अब क्या बोल रहे हैं, हिमांशु पटेल बोल रहे थे। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि हिमांशु हमारी टीम से अब फिर से जुड़ गए हैं, और अब लगातार आप लोगों तक जो रोचक खबरें हैं बिहार की वो पहुंचाने का काम करेंगे, और कंपाउंडरी भी बीच बीच में करेंगे। विषय बड़ा ही मजेदार लेकर आए हैं। अब देखिए, एमवाई समीकरण तो स्थापित समीकरण है बिहार में, इसका कोई काट नहीं है। भाजपा 2015 से काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच भाजपा ही कट गई। 14 में जिस प्रचंडता से नरेंद्र मोदी आए थे, 15 में उनको बिहार में मुक्की नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन कैसी रणनीतिगत उनसे गलतियां हुई ये समझने में उनको लग गया 23 तक का समय। आज भाजपा निश्चित तौर पर मजबूत है बिहार में, उसके पास रणनीतियां हैं, उसके पास माइक्रो मैनेजमेंट है, लेकिन उसके पास आज भी एमवाई का काट नहीं है। चाहे आपने देखा बीच बीच में नित्यानंद का बिहार में कद बढ़ाना, भूपेंद्र यादव का को प्रभारी बनाना, ये सब कुछ रणनीतियां कहीं ना कहीं विफल रही कालांतर में। लोकसभा में सफल रही तो विधानसभा में आकर फिर पलटी मार गई। आज नीतीश कुमार अगर भाग गए हैं भाजपा से दूर और भाजपा विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर है, उसका पूरा कारण यही है कि ओबीसी वोट बैंक में भाजपा ने सेंधमारी करने में कहीं ना कहीं विफलता हासिल की है, और अब उसके लिए रणनीतियां बन रही है। देखिए, यादव कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यादवों से इतर आपको ओबीसी में रणनीति खोजनी होगी, और उस रणनीति पर भाजपा अब काम करने लगी है। प्रेम रंजन पटेल हो, सम्राट चौधरी हो, या फिर आरसीपी सिंह हो जो कि सेटिंग में बैठे हुए हैं, या उपेंद्र कुशवाहा हो जो नए अब भगवामय हुए हैं, इन सारे लोगों के माध्यम से भाजपा ओबीसी वोट बैंक को, अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। कितना सफल होगी वो तो कालांतर में समझ में आएगा। और मैं फिर बोल दूं, लोकसभा में मत जोड़िएगा उस ओबीसी वाले वोट बैंक को, उसकी असली जो टेस्ट है वो कहाँ होगी, वो 2025 के चुनाव में होगी, और उसकी तैयारी वहां चल रही है। लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचा ले, सबसे पहले टारगेट। इकोनॉमिक डाउनफॉल से देश गुजर रहा है। अब भले ही पाकिस्तान में आटा महंगा हो गया दिखा के यहाँ पर लोगों को सांत्वना, अडानी मामले में गिरे हुए जिसका जवाब नहीं है। बिल्कुल, आरक्षण पर आपका स्टैंड बिल्कुल बिखरा हुआ है पूरी भाजपा का। एक स्पष्ट मैंडेट नहीं है भाजपा के पास कि कैसे इस मसले को हल करेगी भाजपा। और इतना ही नहीं, अगर आप देखते हैं कि सीबीआई ईडी का जिस तरह से उपयोग दुरुपयोग, अब तो दुरुपयोग लोग कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, और तेजस्वी यादव पर हो या फिर सिसोदिया पर हो या केसीआर की बेटी पर हो, ये एकदम बदले की हुई भावना से लगता है ये काम। हालांकि हम संवैधानिक संस्थाओं पर क्यों सवाल खड़े करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्याय अपना काम करेगी। आज लालू प्रसाद यादव जेल खट के आए तो हम कहाँ बोलने जाते हैं कि वो उनके साथ खिलाफ कोई गलत काम हुआ है, जिनको बोलना है वो बोले। लेकिन
आज रणनीतियां भाजपा बदल रही है, तो उसी तेजी से रणनीतियां बिहार में अन्य पार्टी को भी बदलना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में A to Z की बात की थी। A to Z की रणनीति पर काम करते हुए उन्हें बोचहा तो जीत लिया, लेकिन जब बोचहा के बाद आए गोपालगंज और कुढ़नी में, तो भूमिहारों ने उनको पलट दिया। ये बात स्पष्ट हो गई कि भूमिहार का वोट बैंक जो है, ब्राह्मण का वोट बैंक जो है, राजपूतों का बड़ा वोट बैंक जो है, ये भाजपा से छिटक जाता है कभी कभी, लेकिन कंप्लीटली पूरे बिहार में अगर सोच लिया छिटक जाएगा तो यह संभव है। वहाँ कह सकते हैं कि नाराजगी तो अपनों से होती है, वो हाल बिल्कुल। उन्होंने भाजपा को वहां डोज दिया, तो डोज रोज नहीं देता आदमी। बाप अपने बेटा को 24 घंटे थोड़ी मारता है, एक बार मारा हो गया, समझा नहीं समझा तो अगले दिन प्यार से बात करेगा, जान से थोड़ी मारेगा। और यही कहीं ना कहीं इस रणनीति में फंस गए तेजस्वी यादव, और कई लोगों ने फायदा भी उठाया। छोटे छोटे मंचों के लोग आके तेजस्वी यादव को अपने मंच पर बिठा बिठा कर उन्होंने अपना फायदा उठा, दही चूड़ा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो सारी रणनीतियां फ्लॉप हो गई। आज तेजस्वी यादव एक तथाकथित यूट्यूबर से आमने सामने भिड़े हुए हैं, और उस पर जो उनके साथ दही चूड़ा रणनीति बना रहे थे, आंदोलन करने जा रहे हैं, वही आंदोलन करने जा रहे हैं। बताइए ना, रणनीति जो खुल के कहा है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। निश्चित, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी अपरिपक्व जहां जहां दिखते हैं, जहां फैसले ले लेते हैं, वहां वो फंस जाते हैं। और ये वही था A to Z वाला फॉर्मूला। आपने तो हर MLC चुनाव में भी दिया भूमिहारों को टिकट, ब्राह्मणों को दिया, राजपूतों को दिया, वोट कितना लिया? आपने राज्यसभा भेज दिया, कितना वोट लिया? आप उपचुनाव में भी रणनीति के तहत काम करते हैं। आपने भाजपा के कैडर को वोट दे दिया, टिकट दे दिया गोपालगंज से, क्या हुआ? हार गए आप। तो आपको अपने कोर्स से नहीं हटना है। लेकिन अब चूंकि जदयू ऐसी स्थिति में चली गई है कि वो साफ कह सकती है आम आए बजट आ जाए, जदयू के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर जदयू एक बुरे दौर से गुजर रही है, और उसके पास अब अपने आप को खड़ा करना, अपने वोट बैंक को बड़ा करना एक बड़ी चुनौती बन रही है। और तेजस्वी यादव के साथ जाना नीतीश कुमार की एक रणनीतिगत फैसला था। ये फैसला उन्होंने ये सोच के नहीं लिया था कि इससे मेरा जनता मेरे मन में क्या सोचेगी, मेरे बारे में क्या नैरेटिव जाएगा मीडिया में, पलटू कहे जाएंगे, डबल पलटू कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे, ये नहीं सोचा था। दरअसल व्यक्ति जब जमीन पर गिरा होता है, बाइक चला रहे आप गिर गए, कीचड़ में गिर गए, लसड़ा गए, तो पहली प्राथमिकता आपको कपड़ा साफ करना नहीं होता अपना, पहली प्राथमिकता खुद को खड़ा करना होता है। और उसके बाद आप अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को या जो दाग धब्बे हैं उनको साफ करने की रणनीति पर काम करते हैं। लेकिन प्राथमिकता वो आपकी नहीं होती है। तब अब खड़े होने के बावजूद भी आप चेक करते हैं कि गोड़ हाथ नहीं छटक गया है, सब ठीक है ना, दुरुस्त है ना, अच्छा चैतन्य छिला है, कोई बात नहीं, इसका मलहम पट्टी हो जाएगा। और जब तक आप डॉक्टर के पास मलहम पट्टी नहीं करा लेते हैं, तब तक आप नहीं देखते कि आपके कपड़े में कहाँ दाग लगा हुआ है। बड़ी बात। और ये नीतीश कुमार के लिए सबसे पिवटल समय है कि वो अपने लिए एक नई राजनीतिक जो कहा जा सकता है रणनीति या समीकरण को गढ़े। और चूंकि देखिए लव कुश समीकरण जो था इनका कहाँ चला गया। आज उपेंद्र कुशवाहा समाज को लेकर जिस तरह से घूम रहे हैं, और लगातार इनके पार्टी से कुशवाहा, मैं तो कह रहा हूँ कुशवाहा की कब्रगाह हो गई है जदयू। ऑपरेशन कुश चल रहा है जदयू में। और ये सब कुछ क्यों चल रहा है? क्योंकि जो इन जातियों से इतर जातियां हैं, उनके बड़े नेता जो वेटिंग में काफी दिनों से हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो इस पार्टी के, या अशोक चौधरी हो जो कि नीतीश कुमार के आगे पीछे घूम रहे हैं, इन दोनों ने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बना रखी है कि जदयू आगे कैसे मजबूत होगी। ललन सिंह को लगता है कि हम अगर विलय कर लें राजद के साथ तो एक बड़ा वोट बैंक हमारा हो सकता है। हम अगर दो डूबता आदमी एक दूसरे को पकड़ ले तो शायद बच जाए। तेजस्वी यादव का भी जनाधार बढ़िया है, उस जनाधार में अगर ओबीसी बच्चा कुछ भी जोड़ देते हैं नीतीश कुमार अपना, तो एक बड़ा ओबीसी का वोट बैंक होगा, जिसके तौर पर देशव्यापी एक बड़ी रणनीति बन सकती है भाजपा को रोकने की। इस प्रदेश में एक बात समझना होगा कि सबसे ज्यादा वोट हिंदुओं का नहीं है। अगर आप जाति विशेष, धर्म विशेष और एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके वोट बैंक चेक करते हैं, तो इस देश में 60 से 70% वोट बैंक ओबीसी का है। बिल्कुल। जिसे अगर भाजपा से अलग कर दिया जाए, जिसको पोलराइज नहीं होने दिया जाए हिंदू के नाम पर, उसके मन में ये भर दिया जाए कि हिंदू से पहले आप ओबीसी हैं, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आराम से बन जाएंगे। ये कोई भी व्यक्ति इस समाज से आने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। सरदार पटेल जो नहीं कर पाए वो हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार इस रणनीति पर काम करे उससे पहले ही उन्हें झटका विपक्ष के नेता दे देते हैं। सबको पता है कि किस तरीके से ये होगा।
मनीहिस्ट है, इतना बड़ा है कि मतलब इसमें कई लोगों का योगदान चाहिए होगा, लेकिन नीतीश अकेले पड़ जा रहे हैं बार बार। और इसीलिए नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय योजनाओं को छोड़कर कि पीएम बनेंगे, मोदी को से लड़ेंगे, उन्होंने बिहार पर फोकस बढ़ा दिया और बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करके वो फिलहाल एक टर्म और चाहते हैं कि बिहार में हम कुर्सी पर बने रहें और पार्टी को जो कमजोर हो गई इसे मजबूत कर लें। ये रणनीति सीधे तौर पर नीतीश कुमार के यस मैन अशोक चौधरी ने उठा लिया बीड़ा। जहाँ लालन सिंह को लगता है कि हम आरजेडी के साथ सही हैं, वहीं अशोक चौधरी को लगता है कि हम अगर स्वतंत्र आगे बढ़ें तो हम उस स्थिति में होंगे जहाँ से भाजपा या तेजस्वी से हम नेगोशिएट करके बिना दबाव के काम कर सकेंगे, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रख सकेंगे। हो सकता है उसी बीच में हमको भी मिल जाए कुछ डिप्टी सीएम। अशोक चौधरी का यही मन है, तो उसके चलते उन्होंने एक नया रणनीति बनाया है, जो रणनीति वो कांग्रेस में लेकर आए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने डीएम रणनीति पर काम किया था। डीएम दरअसल है दलित और मुस्लिम रणनीति। ओवैसी आते हैं बिहार में, तेजस्वी यादव को चुनौती देकर चले जाते हैं, नीतीश कुमार चुनौती देकर चले जाते हैं। नीतीश कुमार ने अक़लियतों के लिए बहुत काम किया है, एक उनके जहन में उनके प्रति एक प्यार है, लेकिन वो भाजपा के साथ चले जाते हैं तो वो प्यार समाप्त करना पड़ता है टेम्पोररीली। फिर जब हट जाते हैं भाजपा से तो फिर वो प्यार बढ़ जाता है। इसे अशोक चौधरी समझते हैं, खून की जहर करने लगते हैं। इस साइकी को अशोक चौधरी समझते हैं और इसी साइकी पर अशोक चौधरी खेलते हुए वो जानते हैं कि अपर कास्ट मुसलमानों को भाजपा टारगेट करने की कोशिश कर रही है। जो सबसे लोअर कास्ट मुसलमान है उनको तेजस्वी लेके ही जाएंगे। तो जो वो मुसलमान जो बीच का है, जो पढ़ा लिखा है, जो नीतीश कुमार के बातों से इत्तेफाक रखता है, जानता है कि तेजस्वी के पास बहुत छेद है, बहुत समस्या है, बार बार सीबीआई होता है, तो नीतीश पर नहीं होता है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है, मोदी के सामने खड़ा हो सकता है। वो नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए कहीं भी तैयार है, किसी भी जगह पे। और मुसलमानों की सहानुभूति है नीतीश कुमार को, निश्चित तौर पर काम किया है, उन्होंने बहुत काम किया है। अभी देखिए ना, कल ही परसों उन्होंने एक फैसला लिया है कि रमजान के दौरान 1 घंटा लेट आना और 1 घंटा पहले जाना कर्मचारियों को, वो जो मुसलमान हैं उनको ये ऑफर मिलेगा। इसी पर तो विवाद शुरू हुआ और इसी विवाद पर बात करते हुए भीम चौपाल के दौरान नालंदा में अशोक चौधरी ने कह दिया कि 90% जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड है दरअसल दलितों से। अब देखिए, सीधा दलित से मुसलमान, डीएम। और इसी में उन्होंने क्या बोला, देखिए भाजपा की भी कहावत यही है, भाजपा भी इसे डरने पे काम करती है कि सारे दलित जो हैं वो मुसलमान बन गए, लेकिन भाजपा ये कहती है कि ये मुगलों के डर से बने और आतंक से बने, और ये कहते हैं कि नहीं, दरअसल ये सारे ब्राह्मणवाद के डर से बने, ब्राह्मणों के आतंक से बने। तो सोचिए, देखिए प्रेम पटेल ने क्या कहा कि बयान सही है, तथ्यात्मक गलती है, प्रेम पटेल ने कहा था दोनों के यही खेल है, मतलब हिंदी हेने से लिखते हैं, उर्दू हेने से लिखते हैं, गलत दोनों नहीं है। अब यार उल्टा लिख रहा है, उल्टा नहीं लिख रहा है, वो सही लिख रहा है, उसने बचपन से जो सीखा है, जो पैटर्न है उसका, उस पर वो लिख रहा है, आप उसके नजर में गलत लिख रहे हैं। यही कहीं ना कहीं रणनीति बिहार में अशोक चौधरी लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में जो आया, जैसे आप बता रहे थे कि मुझे भी लगा कि अशोक चौधरी कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जहां बीजेपी एक तरफ कहती है कि जो दलित मुसलमान बना है उसको कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की वजह से हुआ है और वो कहीं ना कहीं दलित में और मुस्लिम में एक सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो लौकुश वाला समीकरण लेके आना चाहते हैं, ये दोनों साथ हो जाएंगे, दोनों साथ हो जाएंगे, और दोनों साथ हो जाएंगे तो बिहार नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है, और इस वोट बैंक को देख के अन्य वोट बैंक भी जुड़ेंगे। लेकिन एक बात यहाँ आप जान लीजिए, अशोक चौधरी ऐसा नहीं है कि ये रणनीति केवल अपनी पार्टी के लिए बनाकर और जानते हैं कि नीतीश कुमार मैंने प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो जानते हैं कि इतना बड़ा ये वोट बैंक नहीं है कि इसको भुनाकर हम बहुत बड़ा रणनीति जीत हासिल कर लें, लेकिन इतना बड़ा है कि वो व्यक्ति जो साइकिल से गिर गया है उसको उठाकर खड़ा कर दे और साइकिल चलाने लायक बना दे, और उसके बाद फिर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो तेजस्वी और भाजपा के समक्ष एक बड़ा चुनौती रख सकता है, अपने लिए खोल के रख सकता है। देखिए भाई, मेरे 40 विधायक नहीं है, मेरे पास 70 विधायक, मेरे पास दलित भी है, मुसलमान भी है, आपको सोचना होगा। और ये रणनीति जो है, ये चुनाव के वक्त काम करके, चुनाव के पोस्ट पोल अलायंस करके सरकार बनाने के स्थिति में नीतीश कुमार का बहुत फायदेमंद ये होगा रणनीति, और इसीलिए इस पर काम करते हुए आपको अशोक चौधरी दिखाई दे रहे हैं।
चलिए ये हमारा गेम बड़ा है, जहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो अशोक चौधरी ने बयान दिया था कि 90% मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड हैं, तो उसका मतलब क्या था। इसका मतलब इससे यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू ये चाहती है कि जो पसमानदा मुसलमान है और दलित है वो एक साथ आ जाए और ये एक बड़ा वोट बैंक होगा। और अगर ये नीतीश कुमार के समर्थन में आ जाता है तो फिर आगे जब वो 40 से बढ़कर 70 सीट ले आए तो चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, उसे अपने शर्तों पर झुका सकते हैं, अपने लिए विकल्प के रास्ते खोले रख सकते हैं। तो आप देख रहे थे गेम बड़ा है शो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।